Hello to all of you, myself Neha, and today we are going to discuss 6th class का unit number 1, the growing up. Unit number 1, growing up के अंदर क्या क्या main content है? First we are going to discuss this, and then we will going to go do about something more about this chapter. So let's see what we have in our 6th class lesson. So okay, we are going to discuss unit number 1, and unit number 1 हर एक बुक के आपकी यूनिट में यूनिट जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड है. सो फर्स्ट यूनिट है वो है अंडर द टाइटल ग्रोइंग अप. ग्रोइंग अप कुछ बेसिक फीचर्स को शो करता है. व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स आर डिस्क्राइब और व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स आर गिवन इन दिस यूनिट ग्रोइंग अप. लेट्स सी एंड हैव अ लुक एट दिस फीचर्स. So growing up, we have growing up, and growing up is all about new experience. When you will read the chapter number 1, you will definitely come to understand that जो हमारे एक पर्सन के ग्रोइंग अप ईयर्स होते हैं वो डील करते हैं उसके एक्सपीरियंसेस के साथ, वो डील करते हैं उसके रियलाइजेशंस के साथ. यानी कि जो हम अपने बचपन में या अपने ग्रोइंग ईयर्स में एक्सपीरियंस करते हैं वो इस लेसन के अंदर यू विल फाइंड इट आउट. सेकेंडली, सो व्हाट काइंड ऑफ रियलाइजेशंस, सो वो रियलाइजेशंस क्या हैं. एक ग्रोइंग अप ईयर, एक बढ़ता हुआ बच्चा क्या क्या रियलाइज़ करता है अपने इस छोटे से स्पैन ऑफ लाइफ में. सो ही रियलाइज, सो इट इज़ अबाउट रियलाइजिंग आवर ड्रीम्स. ग्रोइंग अप वो टाइम होता है जब एक चाइल्ड या एक बच्चा अपने ड्रीम्स को रियलाइज़ करना शुरू कर देता है. ड्रीम्स को रियलाइज़ करने का सिंपल सा मतलब ये है कि व्हाट वी वांट टू बी इन आवर लाइफ. इट्स अबाउट ड्रीम्स. हम अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, हम किस तरह का करियर जो है वो ऑप्ट करना चाहते हैं, what our future would be like. It's about our dream. Secondly, we comes to know about our potential. Secondly, हम अपने potentials को, हम अपने qualities को पहचानने लगते हैं. Growing up वो time होता है when a child is able to recognize his potentials. जब वो अपने potentials को पहचानने लगता है और उन potentials को grow करने के लिए, reform करने के लिए steps उठाने लगता है. तो जो main important features हैं इस lesson के वो हैं to realize our dreams and to realize our potentials. अपने dreams को realize करना, what we want to be in life, और secondly अपने potentials को realize करना कि how we realize these dreams. हमारे अंदर qualities क्या हैं, हम उन्हें पहचानें और उन qualities को आगे एक furnish look दें. Secondly, it's also about forming strong bond with our near and dear one. Secondly, जो growing up की theme आपको समझाती है वो है कि what kind of feeling, what kind of relationship we should share with our siblings, we should share with our near and dear ones. हमारे family के लोगों के साथ हमें किस तरह की feelings share करनी चाहिए या किस तरह का relationship हमें उनके साथ maintain करना चाहिए. क्या circumstances होते हैं हम हर एक की family में या हर एक के relationship में, and how a person should deal with these circumstances. So no matter how old we become, we never stop growing up. कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने हमारी एज कितनी बड़ी हो जाती है या हम कितने एज में ग्रो ओल्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, ग्रोइंग अप का मतलब ही है बढ़ना. तो जो बढ़ने का प्रोसेस है वो कभी भी शायद ख़त्म नहीं होता. एंड थ्रू आउट आवर life we tend to learn something. So this is our title, growing up. I hope you will all understand the meaning of growing up. ये word growing up आप सबको क्या सिखाना चाहता है, you will definitely understand. So we are going to read about our first chapter, Valodia and Me. Let me tell you, Valodia एक elder brother है और Me जो है वो उसके younger brother Nick के लिए यूज हुआ है. So Valodia and Me में आप read करोगे Nick के बारे में और उसके elder brother Valodia के बारे में. So let's start with our first chapter, Valodia and Me. So before we start that chapter, Valodia and Me, let's have a look about his author's journey.
तो इससे पहले जब हम वैलोडिया और मी के बारे में पढ़े, यानी कि वैलोडिया और उसके यंगर ब्रदर निक के बारे में पढ़े, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे हैव उसके बारे में पढ़े, लेट्स रीड समथिंग अबाउट इट्स ऑथर। सो इसके ऑथर है लियो टॉल्स्टॉय, और लियो टॉल्स्टॉय जो है वो रशियन एक नॉवलिस्ट हुए हैं, एक रशियन राइटर हुए हैं। एंड लियो टॉल्स्टॉय जो है ही वाज बोर्न इन 1828। लियो टॉल्स्टॉय का जन्म 1828 में मॉस्को में हुआ, रशिया के अंदर। एंड हिज फैमिली वाज पार्ट ऑफ रशियन नोबिलिटी। उनकी फैमिली रशिया के अंदर एक नोबल फैमिली के रूप में जानी जाती थी। काफ़ी रिस्पेक्टेबल फैमिली को लियो टॉल्स्टॉय बिलोंग करते थे, और उनका एक रिच हेरिटेज था, मीन्स काफ़ी जानी मानी फैमिली थी लियो टॉल्स्टॉय की। एंड ही बिलोंग्स टू द अपर strata of Russian nobility. So, Leo Tolstoy was a prolific author. Leo Tolstoy एक prolific author के रूप में जाने जाते हैं. So, what is the meaning of prolific here? Prolific is a kind of writer. Prolific is a kind of writer who is very fruitful, who is very creative. तो आप जितनी भी लियो टॉल्स्टॉय की राइटिंग्स को पढ़ेंगे या उनकी स्टोरीज को पढ़ेंगे, यू विल डेफिनेटली कम टू नो दैट कि उनकी स्टोरीज जो है वो रियल लाइफ को डील करती हैं, और आपकी रियल लाइफ की प्रॉब्लम्स को ही और उनके सॉल्यूशंस को जो है वो डिपिक्ट करती हैं. सो ही इज़ अ वेरी प्रोलिफिक, सो ही इज़ वेरी क्रिएटिव, और he is very fruitful writer. So he wrote about life in journal. So Leo Tolstoy ने अपनी stories में, अपने novels में life के बारे में लिखा, as I have told you earlier. In the word of Russian author Isaac Babel, if the word could write by itself, it would write like Tolstoy. और इसाक बैबल जो एक रशियन राइटर थे, उन्होंने लियो टॉल्स्टॉय की राइटिंग के बारे में ये लिखा है कि अगर दुनिया के बारे में दुनिया बेहतरीन रूप से कुछ लिख पाती तो शायद वो लियो टॉल्स्टॉय की तरह ही लिखती. इसका सिर्फ ये मतलब है कि लियो टॉल्स्टॉय की राइटिंग्स बहुत क्रिएटिव हैं, और उनकी राइटिंग्स के अंदर लाइफ की प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस जो है वो देखने को मिलते हैं. सेकेंडली, ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स लाइक एना कैरेनिना एंड वॉर एंड पीस. सो हम लियो टॉल्स्टॉय को याद करते हैं उनके दो बहुत अच्छे नॉवेल्स, जिनमें एक का नाम है एना कैरेनिना और दूसरा है वॉर एंड पीस. लियो टॉल्स्टॉय ऑफन रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ ऑल टाइम. सो लियो टॉल्स्टॉय को एक ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ ऑल टाइम के रूप में याद किया जाता है, और इसका सबसे ज़्यादा लाइव एग्जाम्पल ये है कि टुडे आफ्टर 200 ईयर्स, 200 साल हो चुके हैं लियो टॉल्स्टॉय को गए हुए, और स्टिल वी आर रीडिंग हिज स्टोरीज, हिज नॉवेल्स, एंड वी आर लर्निंग सम वैल्यूज फ्रॉम हिज स्टोरीज और नॉवल. आज 200 साल बाद भी हम लियो टॉल्स्टॉय की लिखी हुई कहानियों को पढ़ रहे हैं. वो कहानियाँ, उनमें दी गई प्रॉब्लम से सोल्यूशन आज भी रेलिवेंट हैं. सो लियो टॉल्स्टॉय सचमुच में एक ग्रेट नॉवलिस्ट हुए हैं, एंड दिस स्टोरी हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश फ्रॉम रशिया बाय C.J. हकर. अब ये जो स्टोरी है वॉलेडिया एंड मी, ओरिजिनली ये स्टोरी रशियन लैंग्वेज में लिखी गई थी, बट बाद में C.J. हकर ने इसको ट्रांसलेट किया रशियन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में. सो दिस इज़ अबाउट द ऑथर लियो टॉल्स्टॉय. आपको याद रखना है कि वैलोडिया एंड मी के ऑथर का नाम है लियो टॉल्स्टॉय, एंड ही वाज बोर्न इन 1828. रशिया को ये बिलोंग करते हैं. ठीक है. Now let's discuss about something that quality. Think about quality that you would want in yourself. Why do you want this quality? And is there any person you know who has this quality? इन लाइन्स का मतलब क्या है? इन लाइन का मतलब ये है कि हर एक इंसान अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़ जो है वो डेवलप करना चाहता है, और अगर वो क्वालिटीज़ हमें किसी दूसरे इंसान के अंदर देखने को मिलती हैं तो या तो वो हमारा रोल मॉडल बन जाता है, या दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि हम उससे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, या हम उससे एक जेलिसी फील करने लग जाते हैं. सो दिस इज़ द मेन पॉइंट. ये बेसिक पॉइंट है अगर आप इस स्टोरी को समझना चाहते हैं कि कैसे इन दोनों ब्रदर्स में, वॉलेडिया में और निकी में, एक फीलिंग ऑफ जेलिसी जो है वो डेवलप हो जाती है व्हेन निकी वांट्स टू बी लाइक वैलोडिया. निकी जो अपीरियंटली ये शो नहीं करता, बट मन ही मन वो अपने बड़े भाई वॉलेडिया को अप्रिशिएट करता है और वो उसकी तरह बनना चाहता है. सो
Have you ever felt like you would want to be more like this person? Describe your feeling for this person. तो मैंने आपको बताया कि आपकी या तो फीलिंग दो तरीके से डिस्क्राइब होंगी, या तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे या यू फील जेलस ऑफ हिम। आप अप्रिशिएट भी कर रहे होगे और जेलस भी फील कर रहे होगे, तो क्या ये दोनों कॉन्सेप्ट सही हैं? ट्राई टू फाइंड आउट योर आंसर। नाउ वी स्टार्ट दैट चैप्टर फ्रॉम द रीडिंग जंक्शन। So let us read a story about a boy and the bittersweet relationship he shares with his brother. ये स्टोरी है दोनों सिबलिंग्स, वॉलेडिया और वॉलेडिया जो एल्डर ब्रदर है और निक जो यंगर ब्रदर है, उनके बीच का जो बिटर स्वीट रिलेशनशिप है। सिबलिंग्स के बीच जो एक खट्टा मीठा रिलेशनशिप होता है, द फीलिंग ऑफ जेलसी, द फीलिंग ऑफ अफेक्शन इज ऑल्सो देयर। तो इस जेलसी और अफेक्शन की फीलिंग को डिस्क्राइब करते हुए ये लेसन आपको इनके बिटर स्वीट खट्टे मीठे रिलेशनशिप को जो है वो शो करेगा। लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी। I was only a year and some month younger than Valedia. अब जो यहाँ I है, it is used for Nikki. Nikki जो younger brother है, उसके लिए I जो है वो यूज़ किया गया है। तो स्टार्टिंग या इनिशियल लाइंस में निकी इसको स्टार्ट करता है और वो ये बताता है कि निकी और वैलेडियो के बीच जो एज का डिफरेंस है, निकी उससे 1 साल कुछ महीने जो है वो छोटा है वैलेडियो से, एंड वी वर क्वाइट क्लोज। बट इस एज डिफरेंस के बावजूद ये दोनों ब्रदर्स जो हैं दे वर क्वाइट क्लोज। उनके बीच जो बहुत है स्वीट रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप वाला रिलेशनशिप है। वी ग्रू अप, स्टडीड एंड प्लेड टुगेदर। ये दोनों बच्चे एक साथ बड़े हुए हैं, इन्होंने एक साथ पढ़ाई शुरू की है, एंड दे प्लेड टुगेदर। तो इस तरह से इनिशियल लाइंस में हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, वॉलेडिया और निकी के बीच का रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्वीट रिलेशनशिप है। दे वर वेरी कंफर्टेबल विद ईच अदर एंड दे लव एंड अफेक्शनेट, दे हैव द फीलिंग ऑफ लव एंड अफेक्शन विद ईच अदर। नो डिस्टिंक्शन ऑफ एल्डर एंड यंगर वॉज मेड बिटवीन अस। डिस्टिंक्शन, भेदभाव, तो इस तरह का कोई अलगाव या भेदभाव इन दोनों भाइयों के बीच में नहीं है कि वॉलेडिया बड़ा है और निकी छोटा है। सो दे आर क्वाइट सिमिलर, दे आर क्वाइट अफेक्शनेट विद ईच अदर। But just about the time I was speaking of, I began to realize that I was no companion for him, either in age, in interest or in ability. बट जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, निकी कम टू रियलाइज दैट इन दोनों के बीच में कोई कंपेनियनशिप ही नहीं है। कंपेनियनशिप इज द फीलिंग ऑफ सिमिलैरिटी। कंपेनियनशिप फीलिंग होती है सिमिलैरिटी की। अब निकी को ये रियलाइज होने लगता है कि वैलेडिया और निकी के बीच में कोई कंपेनियनशिप ही नहीं है, मीन्स कोई सिमिलैरिटी नहीं है। ना तो उनकी एज सिमिलर है, निकी उससे 1 साल कुछ महीने छोटा है, ना उनके इंटरेस्ट सिमिलर हैं, वॉलेडिया और निकी दोनों के इंटरेस्ट बहुत अलग अलग हैं, और ना ही उनकी एबिलिटी सिमिलर है। वॉलेडिया हमेशा निकी के सामने एक क्वेश्चन मार्क, एक थ्रेट के रूप में सामने आता है। मीन्स निकी को हमेशा ये लगता है कि वॉलेडिया के पास ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं, ही इज़ वेरी मच एबल देन दैट ऑफ निकी। वो निकी से ज़्यादा एबल है और चीज़ों को बेटर वे में करता है। तो ये तीनों फैक्टर्स आपने याद रखने हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शंस, इनके बीच में भेदभाव किस चीज़ का है। एक तो एज का है, निकी छोटा है वैलेडिया से, उनके इंटरेस्ट बिल्कुल डिफर हैं, अलग अलग हैं, और तीसरा इन दोनों के अंदर क्षमताएं या एबिलिटी भी अलग अलग हैं। तो पहली लाइंस इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ को बताती हैं। लास्ट वाली लाइन में कैसे वो सिमिलैरिटी धीरे धीरे वेनिश, गायब होने लगती है, और जो ये तीनों फैक्टर्स हैं ये इनके सामने आने लगते हैं। It even seems to me that Valedia himself was aware of his superiority and was proud of it. निकी को खुद ये रियलाइज होता था कि वॉलेडिया अपनी सुपीरियरिटी से, सुपीरियरिटी क्या होती है? जो फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटीज, जो फीलिंग हमें दूसरे से सुपीरियर फील कराती है, दूसरे से अच्छा फील कराती है, इसको हम फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी बोलते हैं। तो वॉलेडिया हमेशा अपने आप को सुपीरियर शो करता है, ये निकी को ऐसा लगता था, एंड वॉज प्राउड ऑफ इट। और हमेशा निकी को ये फील होता था कि वॉलेडिया को अपने ऊपर बहुत प्राउड है। तो कहीं ना कहीं निकी को ये फील होता था कि वॉलेडिया अपने आप पर बहुत प्राउड फील करता है, ही नो दैट ही इज़ बेटर देन निकी, वॉलेडिया जो है वो निकी से बेटर है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निकी को ह्यूमिलेट कर रही थी। ह्यूमिलेट क्या होता है? जब हम अपने सेल्फ को दूसरे के सामने छोटा देखने लगते हैं, जब हमें ये लगता है कि हम दूसरे से कमतर हैं, नीचे हैं, तो ये दिस काइंड ऑफ फीलिंग इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। सो दिस आइडिया हैव बीन
A. Wrong one. Was inspired by my vanity, which suffered every time that I come in contact with him. तो निकी को जब ये फील होता था कि वॉलेडिया जो है सुपीरियर है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी वैनिटी को, अब यहाँ पर ये वर्ड है वैनिटी, वैनिटी का मतलब है द फीलिंग ऑफ प्राउड, तो कहीं ना कहीं वॉलेडिया की सुपीरियरिटी जो है वो निकी की वैनिटी को, उसकी सेंस ऑफ रिस्पेक्ट को हर्ट करती थी, उसकी सेंस ऑफ प्राउड को हर्ट करती थी, विच सफर्ड एवरी टाइम आई केम इन कॉन्टेक्ट विद हिम। तो जब भी निकी वॉलेडिया के पास जाता था, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो हर्ट होता था। ही वॉज बेटर देन मी इन एवरीथिंग। निकी को अब ये लगने लगा था कि वॉलेडिया जो है वो हर चीज़ में निकी से बेटर है, एट लेसन्स, इन आर्ग्यूमेंट्स एंड इन मैनर्स। चाहे वो उनके स्कूल के लेसन्स हो, वॉलेडिया उसमें भी निकी से ज़्यादा बेटर करता था, चाहे वो किसी चीज़ को लेकर लॉजिक देना हो या आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है जब हम किसी से बहस करते हैं, तो उस चीज़ में भी निकी को ये लगता था कि वॉलेडिया बेटर करता है। एंड इन मैनर्स, और दूसरों को रिस्पेक्ट देना या मैनर्स शो करने में भी वॉलेडिया हमेशा निकी से एक स्टेप आगे रहता था। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं निकी के मन में अ फीलिंग ऑफ जेलिसी को क्रिएट कर रही थी। एंड ऑल दिस टुक मी फार्दर फ्रॉम हिम एंड कॉज मी मोरल एंग्विश। और ये सारी चीज़ें इन दोनों भाइयों के बीच जो दूरी थी उसको बढ़ा रही थी, और अब निकी जो है वो वॉलेडिया को हेट करने लगा था और उससे काफ़ी दूर जाने लगा था। एंड इट कॉल्ड मोरल एंग्विश विच कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हेन वॉलेडिया वाज गिवन अ सोके। तो ये सारी चीज़ें एक मोरल एंग्विश, एंग्विश का मतलब होता है जब हमारे अंदर एक झल्लाहट की फीलिंग आती है, गुस्से की फीलिंग आती है, दैट इज कॉल्ड एंग्विश। तो इस तरह से निकी के मन में एक फीलिंग ऑफ एंग्विश जो है किसके लिए, वॉलेडिया के लिए डेवलप होती जा रही थी, विच आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, और जो खुद भी निकी को नहीं समझ में आ रहा था कि वाई ही स्टार्टिंग फीलिंग जेलस अबाउट हिज ब्रदर वॉलेडिया, कि क्यों वो अपने सगे भाई वॉलेडिया से इतना जेलस फील करने लगा है। और सिर्फ रीज़न क्या है, क्योंकि वॉलेडिया जो है वो ज़्यादा एबल है, उसके अंदर ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं। सो व्हेन वॉलेडिया वाज, अब ये बहुत सारे इंस्टेंस हैं, कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए जिससे इनकी फीलिंग जो है वो और सरफेस लेवल पर आती है, सामने आती है इन दोनों की फीलिंग्स। वो क्या था, व्हेन वॉलेडिया वाज गिवन अ टग लाइन शर्ट। सो व्हाट इज़ अ टग लाइन शर्ट, जब हम एक कॉलर वाली शर्ट जो बटन्स के साथ होती है वो पहनते हैं तो उसको हम टग लाइन शर्ट कहते हैं। तो दिस इज़ द सिंबल ऑफ मेच्योरिटी। तो वो टग लाइन शर्ट जो है वो एक सिंबल होती है मेच्योरिटी की। जब वॉलेडिया को, जो एक बड़ा भाई है, एक टग लाइन शर्ट दी जाती है तो निकी को फिर से फीलिंग ऑफ जेलिसी जो है वो आनी स्टार्ट होती है। फॉर द फर्स्ट टाइम आई वॉज अनहैप्पी फॉर नॉट हैविंग अ शर्ट लाइक दैट। और निकी को ये लगता है कि वॉलेडिया को वो टग लाइन शर्ट क्यों दी गई है एंड वाई ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ दैट शर्ट, और उसको वो शर्ट क्यों नहीं दी गई है। I am sure that I would have felt happier if I was convinced that every time he arranged his collar and it was not done to annoy me. और हर बार जब वॉलेडिया को प्रॉब्लम होती थी उस शर्ट के कॉलर को एडजस्ट करने में, तो कहीं ना कहीं उसकी प्रॉब्लम को देखकर निकी को खुशी होती थी कि दैट गाय वाज नॉट एबल टू एडजस्ट हिज कॉलर प्रॉपरली। तो जो वॉलेडिया की वीकनेस थी वो निकी को हैप्पीनेस देती थी, और जो वॉलेडिया की एबिलिटीज़ थी वो निकी को एक थ्रेट, एक चैलेंज देती थी। What tormented me most was that it was sometimes seems to me Valodia understood what was going on inside me but tried to hide it. टॉर्मेंटेड, यहाँ पर एक वर्ड है टॉर्मेंटेड। टॉर्मेंटेड का मतलब होता है जब दो फीलिंग ऑफ टॉर्चर आती हैं। तो वॉलेडिया व्हाट टॉर्मेंटेड मी मोस्ट, तो सबसे ज़्यादा टॉर्चर वाली फीलिंग कौन सी होती थी, जो जब निकी को ये पता चलता था कि उसके मन के अंदर जो भी फीलिंग या जेलिसी की फीलिंग चल रही है उससे वॉलेडिया जो है वो कम्प्लीटली अनअवेयर नहीं है। वॉलेडिया को पता है कि निकी स्टार्टेड फीलिंग जेलस ऑफ हिम। वॉलेडिया को इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि निकी जो है वो कहीं ना कहीं मुझसे जेलस फील करता है। सो वॉलेडिया अंडरस्टूड व्हाट वाज गोइंग इनसाइड मी। इनसाइड का मतलब मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, निकी को ये निकी के मन के अंदर के ये क्या चल रहा है, ये वॉलेडिया को अच्छी तरीके से पता चल गया था, और निकी को ये चीज़ बहुत ज़्यादा टॉर्मेंटेड फील कराती थी। मीन्स उसको और ज़्यादा मेंटल पेन होता था कि अब तो इसको ये भी पता चल गया कि मैं इससे जेलस फील करता हूँ। सो but perhaps my sensitivities and tendencies to analyze deceived me in this case. It may be Valedia did not feel it all as I did,
बट कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में दूसरे के लिए फीलिंग ऑफ जेलेसी होती है, बट सामने वाले के मन में इस तरह की कोई फीलिंग नहीं होती। तो निकी के मन में जेलेसी की फीलिंग थी, बट ऑन द कॉन्ट्ररी वॉलेडिया जो था वो इस तरह की फीलिंग से कम्प्लीटली फ्री था। उसके मन में अपने भाई के लिए जेलेसी की फीलिंग या उससे आगे बढ़ने की कोई सेंस या फीलिंग नहीं थी। He was impulsive and his enthusiasm in different hobbies did not last long. अब वॉलेडिया का एक और कैरेक्टर है, that he was quite impulsive. इम्पल्सिव का मतलब होता है ए पर्सन इज ऑलवेज इन हरी, जो बिना सोचे समझे अपने डिसीजन लेते ही, ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं इम्पल्सिव। अब वॉलेडिया की बहुत सारी क्वालिटीज़ आपने पढ़ी, इज इंटेलिजेंट, ही इज़ गुड इन आर्ग्यूमेंट्स, इज गुड इन हिज लेसन्स, बट ही इज़ ऑल्सो अ इम्पल्सिव बॉय। उसके अंदर की एक क्वालिटी ये है कि वो बहुत इम्पल्सिव है, वो डिसीजंस को बहुत रश करके लेता है, जल्दी जल्दी में लेता है, बिना उनके फ़ायदे और नुकसान को सोचे हुए वो अपने डिसीजंस लेता है। एंड इन हिज इंथुजियाज्म इन डिफरेंट हॉबीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि वॉलेडिया बहुत इंथुजियास्टिक है, इंथुजियास्टिक जो बहुत उत्साह के साथ काम करता है इन डिफरेंट हॉबीज़, और उसकी बहुत सारी हॉबीज़ हैं और सबको लेकर वो जान लगाने की कोशिश करता है। एंड ही डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। बट प्रॉब्लम ये है कि उसकी हॉबीज़ जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चलती हैं। कोई हॉबीज़ वो स्टार्ट करता है एंड दिस फिनिश एट दैट मोमेंट, कुछ समय बाद वो हॉबीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। ही वुड सडनली डेवलप्ड अ पैशन फॉर पिक्चर्स, ही हिमसेल्फ टेक अप पेंटिंग्स। तो शुरू होती है कि वॉलेडिया का पैशन बनता है पिक्चर्स क्लिक करने पर, तो उसको पिक्चर्स क्लिक करने का शौक़ है, ये उसका फर्स्ट पैशन है। उसके बाद ही स्टार्टेड टेकिंग हिमसेल्फ इन पेंटिंग, उसके बाद उसको पेंटिंग का शौक़ होता है। नेक्स्ट ही स्पेंड ऑल हिज मनी बाइंग दैम एंड बेग दैम फॉर हिज ड्राइंग मास्टर ऑफ पापा एंड ग्रैंड मामा। उसके बाद वॉलेडिया को शौक़ होता है कि वो अपने फादर से और अपनी ग्रैंड माँ से पैसों को बेग करे और कुछ ड्राइंग मटेरियल खरीदे। बेग करना ऑलमोस्ट ही स्टार्टेड बेगिंग, वो पैसे मांगना शुरू कर देता है अपनी हॉबीज़ को पूरा करने के लिए। उसको इसमें कोई शर्म नहीं आती कि स्टार्टेड बेगिंग, ऑलमोस्ट बेगिंग करता है वो अपने फादर से और अपनी ग्रैंड मदर से। देन इट वुड बी अ क्रेज फॉर क्यूरियस टू डेकोरेट his table and collecting them from every room in the house. अब नया शौक या नई क्यूरियसिटी जो आई है वो ये आई है कि वो अपने रूम्स को डेकोरेट करने के लिए डिफरेंट चीज़ें जो है, डिफरेंट पीसेस जो है वो कलेक्ट करने लगता है, इकट्ठा करने लगता है। एंड मेनिया फॉर नॉवेल्स, मेनिया होता है एक्सेसिव एंथुजियाज्म, यानी कि जब हम किसी काम को करने के लिए ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं तो उस फीलिंग को हम मेनिया बोलते हैं। उसके बाद डेकोरेशन के बाद उसको एक नया मेनिया या नया एक शौक चढ़ता है, वो ये है कि ही स्टार्टेड रीडिंग नॉवेल्स। उसको अब नॉवेल्स पढ़ने का शौक चढ़ा है, और नॉवेल्स ही ऑब्टेन ऑन स्ले, और ये नॉवेल्स जो है वो हमेशा वो ही ऑब्टेन्ड ऑन स्ले का मतलब है क्योंकि वो नॉवेल्स दिन रात पढ़ता है तो उसे छुपकर ये नॉवेल्स, स्ले का मतलब है छुपकर नॉवेल्स पढ़ना शुरू करता है। कौन? वॉलेडिया। एंड रीड ऑल द डे एंड नाइट, इट कुड नॉट हेल्प बीइंग इम्प्रेस्ड बाय हिज हॉबीज़। अब क्योंकि वो दिन रात नॉवेल्स पढ़ता है, सो दैट इज़ वाई अगर दिन रात आप कोई काम करोगे लाइक अ मैनिक, एक पागल की तरह, तो डेफिनेटली आपकी फैमिली आपको इस चीज़ के लिए इंटरप्ट करेगी। दैट इज़ वाई ही ऑब्टेन ऑन द स्ले, वो छुप कर नॉवेल्स जो है वो पढ़ना शुरू करता है। आई कुड नॉट हेल्प बीइंग इम्प्रेस्ड बाय हिज हॉबीज़। अब यहाँ पर आए फिर से निकी के लिए यूज़ हुआ है। अब निकी जो है उसको उसकी हॉबीज़ बिल्कुल इम्प्रेस नहीं करती, उसको समझ में नहीं आता कि ये करेक्टर है क्या, इसकी बहुत सारी डिफरेंट हॉबीज़ हैं, कभी ये पेंटिंग करता है, कभी डेकोरेटिंग करता है, कभी इसको नॉवेल्स पढ़ना है। तो निकी वॉज नॉट इम्प्रेस्ड बाय हिज हॉबीज़, वो उसकी हॉबीज़ को ना तो समझ पाता है ना ही उसका कोई इंटरेस्ट है उन हॉबीज़ में। बट आई वॉज टू प्राउड टू इमिटेट हिम एंड टू यंग and not independent enough to choose a hobby for myself. अब निकी को कभी कभी अपने आप पर प्राउड भी फील होता है कि वो सिर्फ वॉलेडिया की नकल कर सकता है, कि वॉलेडिया की हॉबीज़ को कॉपी कर सकता है, क्योंकि वो बहुत छोटा है और इतना इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो अपने लिए हॉबीज़ को चूज़ कर सके। यहाँ पर इस लेसन की एक इम्पॉर्टेंट थीम कि हम कैसे
इमेच्योर होते हैं एक लेवल पर अपने लाइफ में, एक ग्रोइंग अप लेवल पर कैसे हम इमेच्योर होते हैं और कैसे वी आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट वी शुड डू इन आवर लाइफ। कि लाइफ का एक ऐसे समय होता है जब हमें ये भी नहीं पता हो कि हमें अपनी हॉबीज़ को, किस तरह की हॉबीज़ को जो है वो ऑप्ट करना है। सो दिस fact is also described in that chapter. So okay, now we have this question: why does the author feel that he was no companion for Valodia? ऑथर, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द क्वेश्चन जो आपको इसी एरिया से फाइंड आउट करना है, ठीक है। पहले मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग समझाऊंगी और उसके बाद इसके आंसर को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। व्हाई डज द ऑथर फील दैट ही वाज नो कंपेनियन फॉर वैलोडिया? ऑथर मीन निकी के लिए यूज़ हुआ है। तो ऑथर को ये क्यों लगता है कि उसका कोई कंपेनियनशिप, कोई सिमिलैरिटी नहीं है वैलोडिया के साथ। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि क्यों उसको लगने लगा था कि कोई कंपेनियनशिप ही नहीं है, कोई सिमिलैरिटी नहीं है निकी और वैलोडिया के अंदर। तो आपने 3 चीज़ें मेंशन करनी है। एक, नंबर 1 पॉइंट आप मेन जो है वो करेंगे एज। दूसरा आप दिखाएंगे इनके इंटरेस्ट जो है, कि इनके इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल अलग है, एज अलग है। नंबर 1 इनके इंटरेस्ट अलग है। और नंबर 3 आप देखेंगे क्या अलग है, इनकी एबिलिटीज अलग है। एबिलिटी बिल्कुल अलग है। तो एज अलग है, निकी जो है वो 1 ईयर सम मंथ जो है वो छोटा है वैलोडिया से। इनके इंटरेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आपने अभी लेसन में पढ़ा कि वैलोडिया को बहुत सारी चीज़ें करनी है, उसको नॉवेल्स पढ़ने हैं, उसको नई नई चीज़ों से अपना घर डेकोरेट करना है, उसको पेंटिंग करनी है, उसको फोटोग्राफी करनी है। और निकी को ये सारे शौक जो हैं बिल्कुल बेकार लगते हैं। तो उनके इंटरेस्ट अलग हो गए। और तीसरा, उनकी एबिलिटीज़ अलग हैं, उनकी काम करने की क्षमता, उनके अंदर जितने गुण हैं वो कम्प्लीटली अलग हैं। तो ये आप क्वेश्चन को समझ लिया है, इसका आंसर आप खुद से फाइंड आउट करेंगे। बेसिकली यही लाइंस हैं जो इसका आंसर बनेगी। दे आर द शॉर्ट कॉम्प्रिहेंसिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे इस लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने में। बेसिकली ये क्वेश्चन आंसर्स नहीं है, दे आर द लाइंस विच हेल्प यू टू मेक यू मोर अंडरस्टैंडिंग, गैदर मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ये वाला क्वेश्चन: वाई डू यू थिंक वैलोडिया हैड टू गेट बुक्स ऑन द स्ले? आपको ऐसा क्यों लगता है? स्ले का मतलब होता है कोई भी चीज़ जब हम छुप कर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ले, ठीक है। आपको क्यों लगता था कि वैलोडिया जो है वो बुक्स को स्ले करता था, छुप कर लाता था? इसका सीधा सा रीज़न ये है कि वैलोडिया थिंक दैट फैमिली विल नॉट अलाउड हर टू रीड द नॉवेल्स ऑल डे एंड नाइट। कि उसको ये लगता था कि फैमिली जो है, द फैमिली विल नॉट अलाउड हिम टू रीड द नॉवेल्स all day and night. That is why he get the book on Slay. So I hope you will understand the answer of this question, and you will also understand the whatever we have read in this video lecture. So this is all we have for today's video lecture. अब तक हमने इस चैप्टर के बारे में, इसके राइटर के बारे में, इसकी यूनिट के बारे में, what we are having this, what we are, what kind of sentiments, what kind of things we have in this unit, हमने ये अच्छे से डिस्कस किया। हमने इस चैप्टर की बेसिक थीम के बारे में डिस्कस किया कि when we feel envied, when we feel jealous, when we started feel jealous about our siblings, वो situations क्या होती है जब हम अपने क्वालिटीज़ को दूसरे में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बेसिक क्राइटेरिया था इस लेसन को समझने का। दिस इज़ ऑल वी हैव फॉर दिस टाइम। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेसन में हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।